आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक, और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस किया था। आज के दिन हमारा मेन मकसद है डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करना। रेडियो एक्टिविटी आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद उस रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारी बुक के अंदर है। अगर रेडियो एक्टिविटी समझ में नहीं आएगी तो फिर आपको अगले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, हमारा जो मोटो है ना, अभी तक 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया और प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया। उसके बाद न्यूट्रॉन ना बहुत टाइम के बाद जाकर डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन ऐसे डिस्कवर हुआ कि एक शख्स थे, उनका नाम था हेनरी बैक्यूरेल। अभी कहानी की इब्तिदा हुई है हेनरी बैक्यूरेल से, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत दूर है। जो हेनरी बैक्यूरेल साहब है, हेनरी बैक्यूरेल साहब के पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद था। क्या मौजूद था इनके पास? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, बेसिकली बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसके अंदर से कुछ रेज निकलती रहती हैं और इसका मास एनर्जी में कन्वर्ट होते होते कम होता रहता है। तो इनके पास था एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था और ये जमाने से उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। वो देखते जा रहे थे कि ये इसका वजन कम होता जा रहा है, यानी कि पहले लेट से मान लिया 100 ग्राम है, तो कुछ टाइम के बाद 99 रह रहा है, कुछ टाइम के बाद 98 हो रहा है, कुछ टाइम के बाद 90 रह गया। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसका वजन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हालांकि ना ये इसको तोड़ रहा है, ना ये इसको छेड़छाड़ करे, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका वजन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उस टाइम पे आइंस्टाइन की एक मास एनर्जी इक्वेशन थी कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, E = mc²। एक छोटे से टुकड़े से बहुत सारी एनर्जी बनाई जा सकती है। तो बहरहाल उनको भी लगा कि यार ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मास जो है वो किस चीज में कन्वर्ट होता जा रहा है, मास ही कन्वर्ट हो रहा है, रेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है या एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो मास है ये कन्वर्ट हो रहा है, ये हर एलिमेंट का नहीं हो रहा, सिर्फ किसी एक खास एलिमेंट का हो रहा है। तो उन्होंने इस प्रोसेस को नाम दिया रेडियो एक्टिविटी का। बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, कोई डेप्थ में घुसे बगैर समझा रहा हूँ। उन्होंने इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने बोला कि यार ये तो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना हो रहा है, यानी कि इसके अंदर से कुछ रेडिएशंस निकल रहे हैं और रेडिएशंस निकलने की एक्टिविटी हो रही है, एक तरीके से ये समझ लो। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना हो रहा है। अब उनसे पूछो कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं इस चीज का। भाई हो रहा है, क्यों हो रहा है वजह पता नहीं, और कैसे हो रहा है ये भी नहीं पता। रेडियो एक्टिव रेज निकल रही है तो किस टाइप की रेज निकल रही है ये भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि कुछ हो रहा है, एलिमेंट से कुछ रेज निकल के एटमॉस्फेयर में फैल रही हैं। कौन सी रेज है, कैसे फैल रही है, कुछ नहीं पता। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हेनरी बैक्यूरेल की बात थोड़ी देर के लिए खत्म कर देते हैं। एक शख्स आया, उन शख्स का नाम था रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड का नाम याद रखना, रदरफोर्ड ने हर काम में टांग अड़ाई है। रदरफोर्ड आपको हर जगह मिलेंगे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने सोचा आओ हम रेडियो एक्टिव रेस को डिस्कवर करते हैं। अब इन्होंने रेडियो एक्टिव रेस को डिस्कवर करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक एलिमेंट ले लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था ये था रेडियम का। किस चीज का था ये, रेडियम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट था ये। उनके पास जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट था रेडियम वाला, अब उन्होंने क्या किया, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को प्लेस कर दिया एक ब्लॉक के अंदर। ये ब्लॉक जो है बेसिकली ये है लेड ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है, लेड ब्लॉक। और लेड के ऊपर रेडियो एक्टिविटी का असर नहीं होता, यानी कि रेडियम से अगर रेज निकलेंगी तो वो लेड ब्लॉक से बाहर नहीं जा पाएंगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हुआ क्या, उन्होंने लेड ब्लॉक के अंदर इसलिए रखा रेडियम को क्योंकि रेडियम से अगर कुछ रेज निकलेंगी तो वो लेड ब्लॉक के बाहर नहीं जा पाएंगी। उन्होंने ऊपर लगाया एक फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट कह लो या जिंक सल्फाइड की स्क्रीन कह लो, या ये फोटोग्राफिक प्लेट है, सही ना, फोटोग्राफिक प्लेट है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इस फोटोग्राफिक प्लेट की एक साइड पर उन्होंने एक इलेक्ट्रोड ले लिया, जैसे कि कैथोड और एनोड होता है वैसे ही। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिया और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिया। अब क्या किया, इस इलेक्ट्रोड को उन्होंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि वायर के थ्रू, और इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया एक वायर के थ्रू। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये बिहेव करेगा एज कैथोड। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि ये कुछ इलेक्ट्रोड है जो जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, ये बिहेव करेगा एज एनोड। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेड ब्लॉक के अंदर इस रेडियम को रखा हुआ था
यहाँ से रेडियम के अंदर से कुछ रेस निकल के बाहर जाना चाहती हैं लेकिन जा नहीं पा रही क्योंकि वो लेड ब्लॉक के अंदर मुक़य्यद है, कैद हुई है, बाहर नहीं निकल पा रही। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा रास्ता दिया। क्या दिया उन्होंने? छोटा सा रास्ता दिया, होल किया उन्होंने। इस होल को कहा जाए कि इस होल से थोड़ा सा रास्ता दे दिया। मैं बहुत बड़ा रास्ता बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा रास्ता दिया। इस रास्ते को कहा जाता है कैविटी। इस रास्ते को क्या कहा गया? कैविटी। अब हुआ क्या कि इस रेडियम से कुछ रेस निकलेंगी। जब रेडियम से कुछ रेस निकलेंगी तो कुछ रेस थी जो कि डिफ्लेक्ट हुई और नेगेटिव प्लेट की तरफ गई। नेगेटिव प्लेट से टकराई नहीं, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ गई, लेकिन कहाँ पे जाके टकराई? ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट पे। वहां जाके ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट किए, जिससे पता लगा कि ये वाली रेज है इस डायरेक्शन के अंदर आई है, यानी नेगेटिव प्लेट से डिफ्लेक्ट हुई है, नेगेटिव प्लेट की तरफ बढ़ी है। वो कुछ रेस थी, उन रेस ने क्या किया? अपना रास्ता चेंज किया और वो किस डायरेक्शन में गए? पॉजिटिव की तरफ गए। अब ये पॉजिटिव की तरफ गए, लेकिन पॉजिटिव प्लेट से टकराए नहीं, बल्कि कहां से टकराए? ऊपर नेगेटिव प्लेट से जाके टकराए। और कुछ रेस जो थी वो सीधी सीधी चली गई और ऊपर जाके फोटोग्राफिक प्लेट से जाके टकराई। अब इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि वो रेस समझते हैं। देखो अब हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ जो रेस थी जो नेगेटिव प्लेट की तरफ गई थी, कुछ रेस थी पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई थी, और कुछ रेस जो थी वो सीधी सीधी गई थी। अब हमें पता है ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। अब जो रेस नेगेटिव प्लेट की तरफ गई हैं, उन रेस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? कौन सा चार्ज होगा? नहीं, देखो दोबारा समझो, ये कुछ रेस हैं, ये रेस नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है, नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट हो रही है। तो नेगेटिव प्लेट है, रेस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? अरे नहीं समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, है ना? ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, सेम रिपेल करते हैं, ये बात हमें पता है। अब यहाँ पे प्लेट नेगेटिव है, प्लेट नेगेटिव है। हुआ क्या कि कुछ रेस यहाँ से नेगेटिव प्लेट की तरफ गई। अगर कुछ रेस नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही तो उन रेस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? उन रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि पॉजिटिव रेस होंगी। ये जो पॉजिटिव रेस थी, इन रेस को नाम दिया गया अल्फा रेस का। इन रेस को क्या नाम दिया गया? अल्फा रेस का। जो रेस बैटरी के और जो रेस एनोड की तरफ गई, उन रेस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव रेस जो है, इनको नाम दिया गया बीटा रेस का। इनको क्या नाम दिया गया? बीटा रेस का। और कुछ रेस थी जो कि सीधी सीधी चली गई। जो रेस सीधी सीधी चली गई, उन रेस के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ना कोई चार्ज है उनके ऊपर, ना कोई वजन है, वो ना पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रही है, ना वो नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल रेस है। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और अभी न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ। अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? 1897 और 19वीं सेंचुरी के अंदर हम लोग खड़े हैं, सही है। तो हमें कहा जा रहा है कि गैमा रेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही तो गैमा रेस का कोई चार्ज है, ना ही तो गैमा रेस के ऊपर कोई वजन है। बात समझ रहे हैं? लेकिन 3 रेस डिस्कवर हो गई। पहली रे हो गई अल्फा, दूसरी रे हो गई बीटा, और तीसरी रे कौन सी हो गई? गैमा, सही है। ये 3 रेस डिस्कवर हो गई, अल्फा, बीटा और गैमा। ये जो अल्फा रे है, अल्फा रेस के ऊपर कौन सा चार्ज है? अबे अल्फा रेस के ऊपर कौन सा चार्ज है? अल्फा रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा रेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है +2 का। बाद में कैलकुलेशन करने से पता लगा, ठीक है। जो बीटा रेस है, बीटा रेस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है बीटा रेस के ऊपर। और बीटा रेस के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है -1 का, ठीक है। और जो गैमा रेस है उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? कोई भी चार्ज होता है। गैमा रेस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कोई चार्ज ना कोई मास। अच्छा, अल्फा रेस का मास कितना होता है? अल्फा रेस का मास होता है 4। ये भी बाद में पता चला। बीटा रेस का जो मास होता है वो होता है 0, और गैमा रेस के ऊपर ना कोई चार्ज ना कोई मास। लेकिन एक चीज और पता लग गई, वो चीज ये पता लग गई कि सबसे बड़ा चार्ज किसके ऊपर है? सबसे बड़ा चार्ज है अल्फा रेस के ऊपर। जितना बड़ा चार्ज होता है ना, उतनी तेजी से वो किसी चीज के साथ में रिएक्ट कर सकता है, और उतनी तेजी से वो किसी चीज को आयोनाइज कर सकता है, यानी कि उसको ब्रेक कर सकता है। आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि लेट्स से हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को तोड़ देना Na+ आयन में और Cl- आयन में, इसको तोड़ दिया, आयोनाइज कर दिया, एटम से आयन बना दिया। जो प्रोसेस है ये कहलाता है आयोनाइजेशन। तो हम सिंपल अल्फाज के अंदर, आसान अल्फाज में ये कह रहे हैं कि जो अल्फा रेस है, अल्फा रेस के ऊपर चार्ज बहुत बड़ा था, तो ये आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा रखता है। ये क्या रखते हैं?
आयोनाइजेशन पावर क्या रखते हैं, आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा रखते हैं, इनकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है। ये क्यों समझा रहा हूँ, ये अब हमारे यहाँ पर काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है। आपको इस शख्स का नाम याद होगा, इस शख्स का नाम क्या है, क्या चीज़, हाँ ये जब बंद हो जाए ना तुम बता देना, सही है, जब बिल्कुल बंद हो जाए। अब यहाँ पर इस शख्स का नाम आपको इस शख्स का नाम पता होगा, जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन ने क्या चीज़ डिस्कवर करी थी, याद होना चाहिए यार। जे.जे. थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था। जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, सही है। जे.जे. थॉमसन का स्टूडेंट था रदरफोर्ड। जे.जे. थॉमसन का क्या था, स्टूडेंट था रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन भी डिस्कवर किया था। हालांकि प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने भी डिस्कवर किया था, लेकिन रदरफोर्ड ने भी प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। और रदरफोर्ड ने एक और चीज को डिस्कवर किया है, वो चीज क्या है, अभी रेडियो एक्टिव रेस। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर नहीं करी। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर करी थी, हेनरी बैक्यूरेल ने। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था हेनरी बैक्यूरेल। और रेडियो एक्टिव रेस को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम क्या है, रेडियो एक्टिव रेस को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम क्या है, रेडियो एक्टिव रेस को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम है रदरफोर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव रेस को डिस्कवर किया है। अब देखो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। जे.जे. थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था, जे.जे. थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था, और रदरफोर्ड को भी नोबेल प्राइज मिला था। अब ये हुआ कि रदरफोर्ड का एक और स्टूडेंट था, जे.जे. थॉमसन का स्टूडेंट रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड का स्टूडेंट था जेम्स चैडविक। कौन था, जेम्स चैडविक। आपको इन तीनों की एक साथ पिक्चर दिखाऊंगा अभी, ठीक है, जेम्स चैडविक की, रदरफोर्ड की, और जेम्स चैडविक की, रदरफोर्ड की, और जे.जे. थॉमसन की, तीनों की एक साथ पिक्चर दिखाऊंगा। अब ये जो जेम्स चैडविक है, ये सबसे यंग है, और ये स्टूडेंट है रदरफोर्ड का। इसने बोला कि भाई रदरफोर्ड ने, मेरे टीचर ने क्या चीज डिस्कवर की है, अल्फा बीटा और गामा रेस। लेकिन उस टाइम पे जब अल्फा बीटा गामा रेस डिस्कवर हुई थी, तो अल्फा रेस की प्रॉपर्टीज पता थी क्या, अल्फा रेस की प्रॉपर्टीज नहीं पता थी। बीटा रेस की प्रॉपर्टीज पता है। हम 1897 और 19th सेंचुरी में खड़े हैं, अल्फा बीटा गामा रेस की प्रॉपर्टीज नहीं पता। तो जेम्स चैडविक ने बोला कि मैं मालूम करूंगा अल्फा बीटा और गामा रेस की प्रॉपर्टीज, और तारीख के पन्नों पे मेरा नाम भी आएगा, हिस्ट्री पे मेरा नाम भी लिखा जाएगा, मुझे भी नोबेल प्राइज शायद मिल जाए। तो उसने बोला कि मैं अल्फा रेस की प्रॉपर्टीज डिस्कवर करने के लिए निकलता हूँ। अब उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बेइंतहा एक्सपेरिमेंट, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो उसका यादगार एक्सपेरिमेंट है। हमारी टेक्स्ट बुक में सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, सिर्फ वही एक्सपेरिमेंट है जो उसका यादगार एक्सपेरिमेंट है, जिसने उसको एक ऐसी डिस्कवरी करवा दी जो कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी डिस्कवरी थी। जिस चीज के ऊपर वो काम कर रहा था उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज उसने डिस्कवर कर ली, और वो ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोच सकता था। उसने क्या किया, उसके पास अल्फा रेस थी, अल्फा रेस के ऊपर कौन सा चार्ज है, +2 का चार्ज। इक्वेशन को बैलेंस करना है, जस्ट इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग इक्वेशन आपको आनी चाहिए। तो अल्फा रेस के ऊपर कौन सा चार्ज है, +2 का चार्ज, ठीक है। और अल्फा रेस का मास कितना है, 4। उसने अल्फा रेस को बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम के पार्टिकल के ऊपर जाके हिट करवाया, पेनिट्रेट करवाया, अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट करी। अल्फा रेस को अल्फा गन से बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट करी उसने, किस चीज के ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम का मास होता है 9, और इसका चार्ज होता है, या इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। अब हुआ क्या, जब अल्फा रेस ने बेरिलियम को जाके हिट किया तो बेरिलियम भी डिस्ट्रॉय हो गया, अल्फा रेस भी डिस्ट्रॉय हो गए, और इनके जो डिस्ट्रॉयड शुदा हिस्से थे, या ये जो अल्फा रेस का डिस्ट्रक्शन हुआ पार्ट है और बेरिलियम का जो डिस्ट्रक्शन हुआ पार्ट है, इन दोनों ने, टूटे हुए हिस्सों ने आपस में रिएक्शन कर लिया, और आपस में रिएक्शन करने के बाद एक और एलिमेंट बना दिया। उस एलिमेंट को कहा जाता है कार्बन, और वो कार्बन पहले से भी मौजूद था, इसलिए कार्बन के बारे में मालूम थी चीजें कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 6, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12। अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन बैलेंस है क्या, देखो अगर आप देखो यहाँ पर 2 + 4 कितना होता है, 2 + 4 6, 2 + 4 6, यहाँ पे भी कितना है 6, यहाँ पे 4 + 9 कितना है, 4 + 9 13, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12। इसका मतलब यहाँ पर 13 और यहाँ पर 12, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर कुछ क्या है, मिसिंग है। यहाँ पर 6 और 6 बराबर है, 6 और 6 बराबर है, लेकिन ऊपर
13 और 12 के साथ यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर कुछ क्या मिसिंग है, कोई चीज मिसिंग है। अब पता नहीं क्या चीज मिसिंग है। जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो पता है क्या हुआ था, यहाँ पे कार्बन बना था, लेकिन कार्बन बनने के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि ये अल्फा और बीटा गैमा रेज की बम्बार्डमेंट की वजह से जो कार्बन बना है, इस कार्बन के साथ बेइंतहा एनर्जी रिलीज हुई जा रही है, एनर्जी रिलीज हुई जा रही, मतलब इतना सारा एनर्जी उसने सोचा नहीं था कि इतनी सारी एनर्जी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। तो उसने जो सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी उसका तखमीना लगाया, उसकी कैलकुलेशन करी, उसकी एस्टिमेशन निकाली। उसने बोला ये जो एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी एक ऐसे पार्टिकल की वजह से आ रही है, एनर्जी आ रही किसी पार्टिकल की वजह से, यानी कि पार्टिकल का मास है, और मास किस चीज में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। उसने बोला ये एनर्जी एक ऐसे पार्टिकल की वजह से आ रही है कि उस पार्टिकल का जो चार्ज है, उस पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो पार्टिकल बिल्कुल न्यूट्रल है। जैसे कि 2 + 4 6, तो 6 + 0 6, इक्वेशन बैलेंस। लेकिन उस पार्टिकल का वजन है, उस पार्टिकल का मास है, और वो वजन कितना है, 1। उस पार्टिकल का वजन कितना है, 1। तो इस तरह से उसने उस पार्टिकल को नाम दिया न्यूट्रल पार्टिकल का, और फिर बाद में उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन का, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस तरह से 4 + 9 13 और 12 + 1 13 बैलेंस हो गया, और 2 + 4 6 और 6 + 0 6 बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। और वो क्या डिस्कवर करने निकला, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेस, अल्फा रेस की प्रॉपर्टीज डिस्कवर करने निकला। और क्या डिस्कवर करके बैठा, न्यूट्रॉन डिस्कवर कर बैठा। और ये उसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी जिसने उसको नोबेल प्राइज भी दिला दिया, और उसका नाम आज तक याद रखा जाता है कि यार क्या लकीएस्ट बंदा था। लेकिन एक बात है, किस्मत भी उन्हीं का साथ दे रही होती है जो कि मेहनत करते हुए आ रहे होते हैं। अगर आप घर में बैठ के हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो आपसे कोई एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं होने वाली। आप कुछ ना कुछ करते रहोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, और कुछ ना कुछ आपको पता लग जाएगा। तो जो कुछ ना कुछ पता लग जाएगा, वो कुछ ना कुछ आप बताओगे, तो उसकी वजह से लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हो, यानी कि हाथ पे हाथ रख के बैठने हैं, कुछ ना कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ ना कुछ करने से इन द एंड कुछ ना कुछ मिलने वाला है। सही है ये चीज। सेम यही हुआ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर। जेम्स चैडविक ने एक ऐसी चीज डिस्कवर कर बैठे वो, जिस चीज को डिस्कवर करने वो निकले ही नहीं थे। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, उसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तब तक के लिए टाटा।